students, how are you? I hope you all are fine. I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College कोटा। और आज हम यहाँ आपका BA थर्ड ईयर का पेपर 2 जो कि सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया है और उसका यूनिट 2 हम उसमें डिस्कस कर रहे थे। ग्रामीण समस्याओं की हम बात कर रहे थे और इसमें हम इससे पहले बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता इत्यादि समस्याओं के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मद्यपान की समस्या। तो मद्यपान का अर्थ है कि शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों का सेवन जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो और हम जो क्योंकि हम स्पेसिफिकली गांव इत्यादि के संबंध में जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ के संबंध में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि जैसे कि हमने जब निर्धनता हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि इंडिया की जो टोटल जो निर्धन जनसंख्या है उस निर्धन जनसंख्या का लगभग 80% ग्रामीण परिवेश को बिलोंग करता है। तो हम ये देख सकते हैं कि एक तरफ गांव में लोग गरीबी के शिकार हैं, वहीं जो भी वो अपना खून पसीने की इतनी मेहनत करके वो जो कमाई करते हैं उसका बहुत सारा भाग वो शराब पीने में ही उड़ा देते हैं। और शराब जब भी कभी त्योहार इत्यादि होते हैं, उत्सव इत्यादि होते हैं, तो वहाँ पर उस समय पर इनकी जो शराब का जो सेवन है वो शराब का सेवन इत्यादि की मात्रा बढ़ जाती है और वे अपनी धन की बर्बादी करने लगते हैं। और इसके कारण अनेक और समस्याएं भी वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे वो जो महिलाओं के साथ मारपीट करना और जो अन्य आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति न करना, ये सभी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो जो मद्यपान है, यदि हम इसके दुष्प्रभावों को देखने की कोशिश करें तो हमें इसमें शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक समस्याओं को जन्म लेते हुए हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि मद्यपान के रूप में चाहे हम शराब का सेवन कर रहे हैं या फिर भांग, चरस, अफीम, गांजा, सिगरेट, तंबाकू, ये सभी जो मद्य पदार्थ हैं इनका सेवन करना हमारे लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से अनेक समस्याओं को जन्म देता है। जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वे उनसे हम ग्रसित हो जाते हैं और अनेक बार शराब इत्यादि पी करके जो नशे की स्थिति में दुर्घटना के शिकार होते हैं, जैसे जो है स्थायी और अस्थायी प्रकार की अपंगता पूरे जीवन के लिए, और कभी कभी मृत्यु के कारण जो परिवार इत्यादि हैं वे बिल्कुल खंडित हो जाते हैं। और इसके अलावा पारिवारिक विघटन की स्थिति हमें देखने के लिए मिलती है। शराब पी करके महिलाओं के साथ मारपीट करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसके कारण पारिवारिक विघटन की स्थिति भी उत्पन्न होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में दे रखा है कि नशा छोड़ो और घर को जोड़ो, नशा छोड़ो, बोतल तोड़ो और घर को जोड़ो। तो शराब का सेवन यदि रोक दिया जाए तो हमारे स्वयं के लिए और हमारे जो साथ में जो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फैमिली होनी चाहिए, ये वे उन सभी के लिए कहीं ना कहीं ये लाभकारी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो शराब के और जो इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं उसमें आर्थिक हानि हम देख सकते हैं। बहुत महंगी मिलती हैं इस प्रकार की चीज़ें और उसके कारण जो धन है उस धन की हानि होती है। निर्धनता की जो समस्या है वो और तीव्र गति से बढ़ती चली जाती है। इसीलिए ये जो सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक सर्किल के रूप में हमें देखने के लिए मिलती हैं। एक सामाजिक समस्या दूसरी सामाजिक समस्या को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है और प्रभावित करती है। इसी प्रकार हत्या, बलात्कार, झगड़े, ये जो समस्याएं हैं ये हमें देखने के लिए मिलती हैं। इनकी मात्रा में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य की क्षति होती है, बर्बाद होता परिवार में जो हमारे जो जिस प्रकार के जो लगाव और प्यार के जो संबंध होने चाहिए वे खत्म हो जाते हैं। गांव की सुरक्षा के लिए जो शराब है वो उसके लिए भी खराब है बहुत अधिक। बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है, इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, बच्चों के संस्कार प्रभावित होते हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा जो फॉलो करते हैं जब सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया, उसमें माता पिता एक जो परिवार है उस परिवार को एक प्रथम पाठशाला के रूप में बच्चे की संज्ञा दी गई है सामाजिकरण के समय। और यदि परिवार में ही इस प्रकार की स्थितियां हमें देखने के लिए मिलेंगी तो निश्चित रूप से उसका जो प्रभाव है वो बच्चों की मानसिकता पर भी पड़ेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है शराब। और
सड़क दुर्घटना इत्यादि होती हैं, जिसमें अभी हमने बात की थी यहाँ पर कि दुर्घटना होने की स्थिति में स्थायी और अस्थायी प्रकार की अपंगता जैसी स्थितियाँ भी देखने के लिए मिलती हैं। और यहाँ पर हम इस चार्ट से देख सकते हैं कि टू मच अल्कोहल कैन अफेक्ट योर हेल्थ, जो हमारा स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। ब्रेन डैमेज, लॉस ऑफ मेमोरी, हेलुसिनेशन, फिट्स, डिमेंशिया, ये सब दिमाग से संबंधित बीमारियां हैं। इसके अलावा रिस्क ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन, स्वोलन लीवर, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, टिंगलिंग नर्व्स, नम्बनेस, ट्रेमलिंग हेड, हाथों का कांपना और शरीर पड़ जाना सुनका, और रिस्क ऑफ एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसफर इन्फेक्शन और HIV एड्स इत्यादि, पुअर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, लॉस ऑफ मसल्स, enlarged heart, high blood pressure, irregular pulse, ulcers, gastritis, vomiting, blood and pancreatitis, impotence यानी कि नपुंसकता in men and infertility in women, यानी महिलाओं में बांझपन की प्रवृत्ति और पुरुषों में नपुंसकता की जो स्थिति है ये हमें शराब और मद्यपान का जो सेवन है वहाँ से होती हुई दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए हमें प्रयास करने चाहिए, उन्मूलन के लिए हमें प्रयास करने चाहिए, जिसमें हमें जो मद्यपान है यह भी सीधा सीधा जो बेरोजगारी की स्थिति है वहाँ से भी कनेक्टेड है। और जैसा कि मैंने कहा आपको कि एक सामाजिक समस्या दूसरी सामाजिक समस्या के कहीं ना कहीं कारण या प्रभाव के रूप में हमें एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई देती है। तो यदि बेरोजगारी का उन्मूलन किया जाएगा, बेरोजगारी की स्थिति में तनाव इत्यादि उत्पन्न होता है, जिसके कारण लोग बड़ा सरल सा उपाय समझते हैं कि नशा करो और सारी चीज़ों को भूल करके और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए क्षणिक मुक्ति उनसे उनको मिल जाती है। मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत है शराब के प्रति। जो जब भी त्यौहार इत्यादि होते हैं या उत्सव इत्यादि होते हैं तो उस समय पर ये माना जाता है कि यदि शराब और मांस इत्यादि का सेवन नहीं होगा तो ऐसे में जो उत्सव है उस उत्सव का आनंद नहीं उठाया जा सकता। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है, और अनेक स्थानों पर हमने धर्म के साथ भी शराब को देखा है कि माता को शराब चढ़ाना और फिर उसका प्रसाद के रूप में सेवन करना। इस तरह की जो पुराने जो रीति रिवाज हैं या जो पुरानी जो प्रथाएं हैं उनमें बदलाव और हमारी जो मानसिकता जिस प्रकार की है उसमें बदलाव, ये सब आवश्यक हैं। कानूनी प्रतिबंध लगाए जाने आवश्यक हैं। यदि शराब हमने देखा है कि बिहार में और कुछ अन्य राज्य और हैं जहाँ पर कि शराब को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया और उसके बाद में कुछ समय के लिए वहाँ पे स्थिति नियंत्रण में रही। और लेकिन क्योंकि जैसे ही शिथिलता आती है तो वापस से जो कानून है वो कानून भी हमारे कानूनों का उल्लंघन प्रारंभ हो जाता है। तो कानूनी प्रतिबंध लगाए जाने के साथ साथ उनको नियमों की कठोरता के साथ में उनको लागू करने की भी आवश्यकता है। तो सिर्फ पॉलिसी मेकिंग से काम नहीं चलेगा, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होने चाहिए और उनको टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाए, उन पर वॉच रखा जाए, यह बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त नैतिक शिक्षा जो कि धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है, परिवार में बच्चों पर नियंत्रण समाप्त हो रहा है और जो हम अपने क्षणिक लाभ के लिए जो नैतिकता है उस नैतिकता को हम एक तरफ हटाने में हम कोई देरी नहीं लगाते हैं। तो नैतिक शिक्षा की जो मात्रा है उस मात्रा को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। अभी पिछले 3-4-5 महीने से हम लोग मार्च से लेकर के और अभी सितंबर चल रहा है और यहाँ तक हम लोग जो टाइम निकाला है हमने, इसमें एक लंबा टाइम हमने 3 महीने का लॉकडाउन में निकाला। और लॉकडाउन में भी हमने देखा कि जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से विदेशी शराब की जब्ती की गई और लॉकडाउन में भी छलकते हैं जाम। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, और फिर जैसे ही लॉकडाउन खुला, सरकार ने जब लगा कि सरकार को एक बहुत साधारण सा उपाय लगा कि जो शराब है उस शराब की बिक्री के माध्यम से जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारा जा सकता है। और हमने सभी ने देखा कि 3-3 किलोमीटर तक जो शराब खरीदने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई थी और उन्होंने दुगने तिगने दाम में भी जो शराब थी उस शराब को खरीदा, उसका सेवन किया। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं ये हमारे लिए और सभी के लिए निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं और हमें ये ध्यान रखना चाहिए से नो टू ड्रग्स। चाहे इसमें हम अभी जो ड्रग्स के मामले में भी यदि अभी हम देखें तो अभी पिछले कुछ दिनों से जो जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु है उसके बाद में जो ये मुद्दा उभर करके आया है
अभी 3-4 दिन पहले के ही न्यूज़पेपर में एक भास्कर का एक सर्वे आया था, जिसमें उन्होंने देखा कि जो राजस्थान है, राजस्थान में भी जो ड्रग्स लेने के वाले जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी संख्या है। और जो बॉर्डर से लगे हुए और पंजाब राज्य के साथ में जो जुड़े हुए 4 राज्य हैं, जिसमें उन्होंने बीकानेर, गंगानगर और झुंझुनू और हनुमानगढ़, ये 4 जिलों की उन्होंने बात की कि राजस्थान के सबसे अधिक नशे की गिरफ्त में जो जिले हैं ये 4 जिले हैं। और उसके अतिरिक्त भी ऐसा नहीं है कि खाली यही 4 जिले हैं, उसके अतिरिक्त भी जो नशे की जो प्रवृत्ति है वो प्रत्येक जिले में हमें देखने के लिए मिलती है। और इवन जो राजस्थान में जो कोटा है, कोटा में हम सभी निवास करते हैं, और कोटा की में भी स्थिति नशे को लेकर के बहुत अधिक खराब है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर निवास करते हैं, वहाँ पर उन एरियाज़ में भी हमें उन बच्चों को नशे का सेवन करते हुए देखा जा सकता है। तो ये स्थितियाँ निश्चित रूप से हमारे लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए हानिकारक हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है अस्पृश्यता की समस्या। और हम सभी जानते हैं कि जब प्राचीन समय में जब जो समाज था, समाज में जब वर्ण व्यवस्था थी, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में समाज विभाजित था। और जो इनके लिए जो एक सिस्टम जो बना रखा था, उसमें ये बनाया हुआ था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनको द्विज जाति के रूप में और शूद्र को निम्न जाति के रूप में देखा जाता था। और सभी के काम अपने अपने डिसाइडेड थे, जिसमें ये कहा जाता था कि ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे, क्षत्रिय रक्षा संबंधी कार्य और शासन संचालन का कार्य करेंगे, और जो वैश्य है वो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो कार्य होंगे उनको करेंगे, और जो शूद्र हैं वो शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा का कार्य करेंगे। और जो वर्ण है वो वर्ण व्यवस्था हमारी धीरे धीरे जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई। और जो अस्पृश्यता है, ये अस्पृश्यता चाहे हम वर्ण व्यवस्था की बात करें या जाति व्यवस्था की बात करें, इन दोनों के साथ में ही जुड़ी हुई है। और पवित्रता का संबंध हमने देखा है कि जो अस्पृश्यता के साथ में जुड़ा हुआ है। अस्पृश्य जाति का तात्पर्य उन जातियों से माना गया जिनको कि छूना मना था, जिनके यहाँ भोजन, पानी और जो उनकी जो सेवाएं हैं उनको लेते समय उच्च जातियां जो थी वो या तो विशेष सावधानी का प्रयोग करती थी, या फिर उनसे इस प्रकार की सेवाओं की, इस प्रकार के जो उनके लेन देन थे, या इस प्रकार की जो आपस के उनके व्यवहार थे, उन व्यवहारों पर प्रतिबंध था। और जो अस्पृश्य जातियां थी, ये निम्न स्तर के व्यवसाय से अपना जीवन व्यतीत करती थी। तो जो डॉक्टर के.एन. शर्मा के अनुसार, जिनकी पुस्तक का नाम है भारतीय समाज और संस्कृति, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी और उन्होंने कहा कि अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े। इसी प्रकार डॉक्टर R.N. सक्सेना, इन्होंने अपनी पुस्तक भारतीय समाज तथा सामाजिक संस्थाएं में लिखा है कि अस्पृश्यता का निर्धारण केवल छूने मात्र से हिंदुओं द्वारा की जाने वाली शुद्धि को नहीं मान सकते हैं। तो अस्पृश्यता को जन्म देने वाले अनेक कारक रहे, और इसके लिए रिजले, घुरिये, मजूमदार, इन्होंने जो प्रजाति भेदभाव था, प्रजाति भेदभाव को इसके लिए उत्तरदायी माना। और अस्पृश्यता की जो स्थिति है, इस स्थिति में जो इसका यदि हम अर्थ देने की करें तो यह ऊंच नीच का एक भाव है, जो कि एक रोग के रूप में है, एक जो बीमार मानसिकता का परिचायक है, जो समाज में धीरे धीरे पनपता है और सुसभ्य एवं सुसंस्कृत समाज की नींव को हिला देता है। परिणाम स्वरूप मानव समाज के समूल नष्ट होने की आशंका रहती है। अतः अस्पृश्यता मानव समाज के लिए एक भीषण कलंक है। अस्पृश्यता की उत्पत्ति और उसकी ऐतिहासिकता पर अभी भी हमारी जो बहस है वो बहस जारी है, और अभी भी हमें इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं अस्पृश्यता से संबंधित, वो अभी भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। समाज का जो एक वर्ग है, उस वर्ग में अभी भी इस तरह की जो छुआछूत इत्यादि के भेदभाव, खान पान के भेदभाव, ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि प्राचीन समय जैसी स्थिति अभी नहीं है, जबकि ये माना जाता था, इसके यदि कुछ एग्जाम्पल्स में देने की कोशिश करूं तो जो शूद्र जातियां थीं, जो अछूत थे, उनको सुबह और शाम के समय उनको घर से निकलने की अनुमति नहीं होती थी, क्योंकि सूर्य उस समय इस तरह से होता है कि हमारी जो परछाई है वो परछाई हमारी लंबी बनती है और दूर तक जाती है। तो यदि एक अछूत व्यक्ति की या एक शूद्र व्यक्ति की परछाई भी किसी
उच्च वर्ण वाले या उच्च जाति वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ जाती थी तो वो उनकी परछाई से भी अशुद्ध हो जाता था, ऐसा ये कहते थे। इसी प्रकार से शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था और शिक्षा के लिए ये कहा जाता था कि यदि वेद इत्यादि से, वेद और श्रुति से संबंधित यदि कोई श्लोक गलती से भी किसी शूद्र के कान में पड़ जाए तो उसके कानों में खौलता हुआ गर्म तेल उड़ेल देना चाहिए। ये हमारे जो धर्म ग्रंथ है वहाँ पे हमें इस तरह की बातें लिखी हुई दिखाई देती हैं। तो अस्पृश्यता की जो प्राचीन स्थिति थी वो हम देख सकते हैं कि कितनी अधिक कष्टकारी थी, कितनी अधिक भेदभाव मूलक थी। और अभी भी जो यदि हम देखें समाज में, हम देखने की कोशिश करें तो अस्पृश्यों की जो स्थिति है अभी भी अनेक समाजों में, गांव इत्यादि में अभी भी हमें ये भेदभाव होते हुए दिखाई देंगे। और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अभी भी हमें सुनाई दे जाती हैं न्यूज़पेपर्स इत्यादि के माध्यम से, इतने अधिक कानून इत्यादि बनाने के बावजूद भी कि यदि एक अस्पृश्य, एक जो दलित है, उस दलित को घोड़े पर, विवाह के समय उसको घोड़े पर बैठने की मनाही है। यदि उसको घोड़े पर बैठना है तो उसके लिए उसको कई बार पुलिस प्रोटेक्शन उसको लेना पड़ता है और उस पुलिस प्रोटेक्शन में उसको बारात निकालने की उसको अनुमति मिलेगी। और इसके अतिरिक्त थोड़ा सा इसको और डिटेल में यदि हम समझने की कोशिश करें तो अस्पृश्यता की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए अनेक समय पर जो समाज सुधारक हैं, संत इत्यादि हैं, उन्होंने इसके लिए बहुत अधिक प्रयास किए। उन्होंने जाति व्यवस्था के जो कठोर नियम बने हुए थे उन पर कड़े प्रहार किए। सामाजिक धार्मिक आंदोलन इसके लिए बहुत सारे हुए हैं, जिसके रूप में हम आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन इत्यादि संस्थाओं के द्वारा जो राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि जो समाज सुधारक थे, उन्होंने इसके लिए इसको दूर करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए। डॉक्टर अंबेडकर ने 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ और अखिल भारतीय दलित वर्ग फेडरेशन की स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने इसके उद्देश्य से सत्यशोधक समाज की स्थापना की। महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। और यदि हम इसकी जो निवारण के लिए हम प्रयासों को देखने की कोशिश करें तो जो सरकारी स्तर पर भी इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा अनेक प्रकार के कानून बनाए गए, जिसमें 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया और इसमें कारावास और जुर्माना दोनों का ही प्रावधान किया गया। 1993 में सफाई कर्मचारी राष्ट्रीय आयोग अधिनियम बनाया गया। और इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के मजदूरों की मुक्ति, पुनर्वास इत्यादि के लिए जो प्रावधान है वो सरकारी स्तर पर किए गए। तो यदि भी सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर अस्पृश्यता निवारण के अनेक प्रयास हुए हैं, लेकिन आज भी जो अछूतों की स्थिति है वो हम इनको बहुत अधिक दयनीय स्थिति में कहीं कहीं पर देख सकते हैं। रिजर्वेशन इत्यादि के माध्यम से भी इनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया और कुछ जो संख्या है उस कुछ संख्या में इनकी स्थिति में सुधार आया भी है, लेकिन फिर भी अभी जो बहुत अधिक प्रयास किए जाने बाकी हैं, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग के रूप में हम देख सकते हैं कि हम सभी समान हैं, हम सभी बराबर हैं। तो निश्चित रूप से जो राइट्स हैं हमारे वो भी सब समान होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।